Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss about effect of intensity of light on photocurrent. जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जो वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होनी चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकता है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम इंसिडेंट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। जैसे हम देखे थे, न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से इमिट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए इस वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है, ना इस ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो भी सेटअप है वो सिर्फ ये देखने के लिए है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके द्वारा करंट फ्लो होगा, जिसको हम फोटो करंट बोलते हैं। वो फोटो करंट इस वोल्टेज के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो हमने देखा था कि वोल्टेज के साथ फोटो करंट कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, जो ये करंट कांस्टेंट हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो अब हमें बात करना है कि अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी का या अलग अलग फ्रिक्वेंसी का इस फोटो करंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब फोटो करंट फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है और इस वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है जो इस सेटअप में हम लगाए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग फोटो करंट आ रहा है। तो अगर हमें दो चीज़ों के बीच में रिलेशन प्राप्त करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि बाकी वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर दें। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ फोटो करंट IP है, डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर और इस वोल्टेज पर जो हम यहाँ लगाए हैं। तो अगर हमें फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच रिलेशन फाइंड करना है तो हमें फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज कांस्टेंट करना पड़ेगा। अगर हमें फोटो करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच रिलेशन प्राप्त करना है तो इंटेंसिटी और वोल्टेज को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हमें फोटो करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन फाइंड करना है तो उसके लिए फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी को कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब जैसे ये ग्राफ है फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज का, फोटो करंट और वोल्टेज का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये जो सेटअप किया गया है, फ्रिक्वेंसी सेम है, पूरा रेंज जो है वोल्टेज हम अप्लाई किए हैं -Vs टू समथिंग, तो इसमें न्यू फ्रिक्वेंसी का ही लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं और इंटेंसिटी भी सबकी I है। यानी कि ये जो भी ग्राफ बना है इस पूरे ग्राफ के लिए इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। अब पहला पॉइंट देखते हैं, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज एट गिवन फ्रिक्वेंसी देन फोटो करंट इंक्रीज बाय सेम फैक्टर। यहाँ पर जो है फोटो करंट इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी और आसिलेटेड वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा था, तो हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी और आसिलेटेड जो वोल्टेज है उसको हमने फिक्स कर दिया। तो अब फोटो करंट और इंटेंसिटी में रिलेशन पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोटो करंट इंटेंसिटी के सेम फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर इंटेंसिटी I है और फोटो करंट मान लीजिए IP है, तो अगर इंटेंसिटी 2 टाइम्स कर देंगे तो फोटो करंट भी 2 टाइम्स हो जा रहा है। अगर इंटेंसिटी 3 टाइम्स कर दे रहे हैं तो फोटो करंट भी 3 टाइम्स हो जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि फोटो करंट कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इंटेंसिटी के। यहाँ पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन इनटू H न्यू, टोटल एनर्जी हो गया ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है। अब यहाँ पर H कांस्टेंट है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। अब इस N/T को एक साथ लेते हैं तो इंटेंसिटी क्या होता है, 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, एक N/T, एक न्यू और एक एरिया पर। N/T क्या है, रेट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। मान लीजिए हम फ्रिक्वेंसी और एरिया को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, यानी कि
मान लीजिए इतना एरिया का, इसका एरिया ए है, हम एक मेटल लिए हैं तो और इस पर न्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। न्यू फ्रिक्वेंसी है, ये लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो इंटेंसिटी 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रही थी, n/t, न्यू और ए। हमने न्यू और ए एरिया को फिक्स कर दिया, तो इंटेंसिटी अब डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ n/t पर। n/t क्या है बता चुका हूँ, रेट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हमें टाइम टू टाइम नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज करना पड़ेगा इस ए एरिया पर न्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट। तो इसका मतलब जैसे जैसे फोटॉन बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ फोटॉन पर। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तब हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही तो करंट फ्लो हो रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा मीन्स फोटो करंट ज़्यादा होगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है फोटो करंट, यानी कि इंटेंसिटी डबल टाइम करेंगे तो फोटो करंट भी डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी ट्रिपल करेंगे तो फोटो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज गिविंग इंटेंसिटी कांस्टेंट देन फोटो करंट इंक्रीज बट सैचुरेशन फोटो करंट रिमेन सेम। यानी कि सेकंड पॉइंट में हमें फोटो करंट फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। अब हम जानते हैं फोटो करंट इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पर डिपेंड करता है। लिख लेते हैं, आईपी डिपेंड किस पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर और वोल्टेज पर। तो हमें फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन प्राप्त करने के लिए इंटेंसिटी और वोल्टेज को फिक्स करना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है ही, इसमें वोल्टेज भी फिक्स है इन दोनों ग्राफ के लिए। कैसे समझाता हूँ, मान लीजिए ये वोल्टेज 0 है और हम न्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, इसका इंटेंसिटी आई है। तो कुछ ना कुछ करंट तो फ्लो करेगा ही, भले ही वोल्टेज 0 हो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उसमें से कुछ बिना वोल्टेज के ही कलेक्टर पर पहुंच जाएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। और अब हम न्यू से हम चेंज करके न्यू फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, इसका इंटेंसिटी आई है और वोल्टेज 0 है। दोनों के लिए हम वोल्टेज 0 लिए, इंटेंसिटी आई लिए हैं, जबकि फ्रिक्वेंसी एक बार न्यू लिए हैं, एक बार न्यू लिए हैं। मान लीजिए न्यू ग्रेटर देन न्यू है, तो न्यू के लिए भी सेम केस होगा, यानी कि वोल्टेज 0 होने के बावजूद भी करंट कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। तो इससे हम क्या देखें कि दोनों जब न्यू इंसिडेंट करवाए हैं और जब न्यू इंसिडेंट करवाए हैं, दोनों केस के लिए इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हमने लिया है और वोल्टेज भी सेम लिया था, दोनों के लिए 0 लिया था। तो वोल्टेज भी कांस्टेंट है दोनों के लिए और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं 0 वोल्ट के लिए, ये मान लीजिए नीचे वाला न्यू है, ऊपर वाला न्यू ग्रेटर देन है, न्यू ग्रेटर देन न्यू है। तो इस दोनों ग्राफ के लिए वोल्टेज हमने 0 ले लिया है, 0 इस न्यू के लिए भी न्यू के लिए, दोनों के लिए। इंटेंसिटी हमने नीचे वाले ग्राफ के लिए आई लिया था, इसके लिए भी आई लिया था। तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है दोनों के लिए और वोल्टेज भी कांस्टेंट है। तो हमें एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया। उसी तरह फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, दोनों ग्राफ के लिए हम वोल्टेज फिर से कुछ ना कुछ ले रहे हैं 0 से बड़ा, मान लीजिए समथिंग कुछ कांस्टेंट है दोनों के लिए और इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, आई ही है दोनों के लिए। तो हमें ग्राफ मिल जाएगा, न्यू के लिए ये यहाँ कुछ मिल गया, न्यू के लिए मान लीजिए यहाँ कुछ मिल गया। उसी तरह फिर से वोल्टेज बढ़ाएंगे लेकिन कांस्टेंट लेंगे दोनों के लिए, वोल्टेज भी मान लेते हैं। तो न्यू के लिए मान लीजिए ये पॉइंट मिल गया, न्यू के लिए ये पॉइंट मिल गया, फिर आगे वोल्टेज बढ़ाएंगे, समथिंग ये मिल गया हमें
न्यू टू के लिए ये मिल गया, और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इधर आई भी है इधर भी आई है, वोल्टेज भी दोनों के लिए सेम है। तो जैसे जैसे हमें पॉइंट मिलता जाएगा, पॉइंट को मिलाते हुए बढ़ा के बना देंगे तो हमें ग्राफ में मिल जाएगा। उसी तरह नेगेटिव के लिए भी, अगर हम जीरो के पास कोई वोल्टेज लेते हैं नेगेटिव में, तो न्यू1 के लिए हमने कुछ वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो हमें ये ग्राफ, ये पॉइंट मिल जाएगा। न्यू2 के लिए हमें ये कुछ पॉइंट मिल जाएगा। वोल्टेज और नेगेटिव में ज़्यादा लेते हैं तो न्यू1 के लिए ये मिल जाएगा, न्यू2 के लिए ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम ग्राफ हमें मिलता जाएगा, और हम पॉइंट पॉइंट को मिला देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। मान लीजिए न्यू1 के लिए हमने न्यू1 न्यू2 के लिए दो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 और Vs2 के बीच में ले लिया पोटेंशियल मान लीजिए। तो न्यू1 फ्रिक्वेंसी के जब लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो हमें करंट जीरो मिलेगा। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है ग्राफ से, करंट जीरो मिल रहा है। सेम अगर न्यू2 के लिए अगर अप्लाई करते हैं हम, सेम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और आई इंटेंसिटी का, तो हमें कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। न्यू1 के लिए करंट जीरो क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल से बड़ा है। न्यू1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्टेज बड़ा है स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 से। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वोल्टेज इस Vs1 से बड़ा है। ये वोल्टेज को हम अगर भी लिखते हैं तो ये वाला वोल्टेज बड़ा है Vs1 से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? हम वोल्टेज निगेटिव में कितना भी बढ़ा दें वो करंट फ्लो होने नहीं देगा, सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देगा वो। जैसे अगर इसी वोल्टेज को हम रिवर्स में अप्लाई कर दें तो इसी वोल्टेज को हम नेगेटिव में शो करेंगे -V के साथ। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा था, कलेक्टर पर पहुंचने के लिए हेल्प कर रहा था, वो इस इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, यानी कि कैथोड से एनोड तक पहुंचने नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स तब इस डायरेक्शन में लगने लगेगा अगर इस वोल्टेज को हम रिवर्स कर दे तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है रिवर्स करने के बाद वोल्टेज कि कितना भी इलेक्ट्रॉन निकल जाए यहाँ से, वो पहुँच नहीं सकता कलेक्टर पर, सारे इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। तो जिसी को एक मिनिमम वोल्टेज कितना अप्लाई करें जिससे कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए, यानी कि करंट फ्लो ना हो, उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। न्यू2 के लिए क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, जो V है, जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं वो छोटा है Vs2 से, तो सारे इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा ये वोल्टेज Vs2। सो कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है न्यू2 के लिए। इस सैचुरेशन वाले रीजन में हम बात कर लेता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V1 जो क्या है, दोनों के लिए है, न्यू1 के लिए भी न्यू2 के लिए, और इंटेंसिटी दोनों के लिए I कांस्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों वोल्टेज सेम अप्लाई करने के बाद और इंटेंसिटी सेम होने के बाद, भले ही न्यू1 न्यू2 अलग अलग हैं, उसके बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है? करंट सेम मिल रहा है। अगर उसके आगे वोल्टेज V1 से अगर कुछ दूसरा वोल्टेज ले लेते हैं V2, इस V2 के लिए भी हम देख रहे हैं V2 भी सेम दोनों के लिए फिक्स है, और I इंटेंसिटी कांस्टेंट है दोनों के लिए, और न्यू1 न्यू2 के लिए। तो इसके लिए भी हम देख रहे हैं फोटो करंट सेम है, यानी कि सैचुरेशन रीजन में अब हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर लें V1 V2 V3 आगे, तो सारे के लिए हमें सैचुरेशन करंट सेम मिल रहा है। अच्छा, इस केस में दोनों के लिए हमें इंटेंसिटी कांस्टेंट कैसे कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक मेटल लेते हैं जिसका एरिया A है, तो ये एरिया फिक्स हम कर दिए हैं दोनों के लिए, न्यू1 के लिए भी न्यू2 के लिए भी, दोनों के लिए हम एक्सपेरिमेंट इसी पर कर रहे हैं, यानी कि ए एरिया पर ही हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। अब इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम h/nu अपॉन एरिया। तो एरिया हम फिक्स कर दे रहे हैं दोनों के लिए,
एच भी फिक्स है, एक प्लैंक कांस्टेंट है। तो अब इंटेंसिटी को वेरी करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम और एक न्यू फ्रिक्वेंसी। तो जब हम न्यू वन न्यू टू फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं तो इंटेंसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है? तो इंटेंसिटी ऐसे कांस्टेंट हो सकती है कि जो अगर हम न्यू वन फ्रिक्वेंसी लेते हैं, यानी कि जब हम कम फ्रिक्वेंसी वाला लाइट लेंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम ज़्यादा इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। अब जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करवाएंगे तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम कम इंसिडेंट करवाना होगा, तब ऐसे इक्वल हो सकता है इंटेंसिटी दोनों के लिए। मान लीजिए हम 600 नैनोमीटर का हम वेवलेंथ इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रिक्वेंसी होगा। तो चलिए इसे छोड़िए, हम फ्रिक्वेंसी के टर्म में ही बात करते हैं। मान लीजिए हम फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं कुछ 10⁻14 टाइम, इतने हर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इंसिडेंट करा रहे हैं फोटॉन पर यूनिट टाइम 10⁻3 टाइम्स। तो इंटेंसिटी कुछ हो जा रही है और एरिया कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, उसको हम छोड़ देना है अभी। इंटेंसिटी कुछ हो जा रही है 10⁻17 इज इक्वल टू 10⁻3 इंटू 10⁻14, यानी कि 10⁻14 हर्ट्ज का हम फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ फोटॉन 1000 अप्लाई करना पड़ रहा है इतने इंटेंसिटी के लिए। अगर इतना ही इंटेंसिटी 10⁻17 को हमें कांस्टेंट करना है और हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला लाइट इंसिडेंट करवाना है, मान लीजिए 10⁻15 हर्ट्ज का हम फ्रिक्वेंसी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम कितना अप्लाई करना पड़ेगा 10⁻17 होने के लिए 10⁻2। तो इससे क्या देख रहे हैं हम, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम कम इंसिडेंट करवाना पड़ रहा है, और जब कम फ्रिक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इंसिडेंट करवाना पड़ रहा है। लेकिन न्यू वन न्यू टू होने के बावजूद भी हम इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो न्यू वन न्यू टू और नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम ऐसे एडजस्ट किया जा रहा है तो ताकि इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाए। तो ये था ग्राफ फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे फ्रिक्वेंसी अगर अलग अलग कर रहे हैं तो कैसे फोटो करंट डिपेंड कर रहा है फ्रिक्वेंसी पर। अब तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। इफ़ इंटेंसिटी इंक्रीज फॉर लाइट of given frequency, number of photons increase but energy of each photon remains constant. Hence Kmax and stopping potential do not depends upon intensity of light. तो इसमें हमें क्या देखना है, फोटो करंट इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी कर रहा है। इंटेंसिटी I1 एक बार ले रहे हैं, एक बार I2 ले रहे हैं, तो कैसे फोटो करंट चेंज हो रहा है। और दोनों के लिए जैसे सेकेंड पॉइंट के लिए बताया था कि वोल्टेज हम दोनों के लिए फ़िक्स करेंगे और दोनों के लिए हम करंट पता करेंगे, वोल्टेज फिक्स करेंगे, दोनों के लिए हम करंट पता करेंगे, जबकि दोनों के लिए फ्रिक्वेंसी सेम है और इंटेंसिटी बट अलग अलग है। तो इसके लिए हम कैसे देखेंगे, देखते हैं। इसके लिए हम मान लेते हैं एक मेटल लेते हैं जिसका एरिया ए है, तो इस पर हमें लाइट इंसिडेंट करवाना है। इस बार क्या हो रहा है, न्यू फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, एक बार न्यू फ्रिक्वेंसी का अप्लाई करेंगे आई इंटेंसिटी का I1 का, एक बार I2 इंटेंसिटी का अप्लाई करेंगे सेम फ्रिक्वेंसी के लिए। इंटेंसिटी इक्वल टू NH न्यू अपॉन टाइम पर यूनिट एरिया। एरिया दोनों के लिए फिक्स है, न्यू दोनों के लिए फिक्स है, एच प्लैंक कांस्टेंट फिक्स ही है। तो इंटेंसिटी हम वेरी करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, क्या, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम हम बढ़ा दें या घटा दें, दोनों तरीके से चेंज हो सकता। तो एक बार हम मान लेते हैं I1 फ्रिक्वेंसी का I1 इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। एक्सेलरेटेड वोल्टेज जो है उसको मान लीजिए हम 0 अप्लाई कर रहे हैं, तो वोल्टेज दोनों के लिए फिक्स हो गया है, I1 इंटेंसिटी के लिए भी, I2 इंटेंसिटी के लिए भी। I1 इंटेंसिटी के लिए हमें कुछ ग्राफ मिल रहा है, फोटो करंट कुछ आ रहा है यहाँ पर
I2 ग्रेटर है I1 से, तो I2 ग्रेटर है, जब ए एरिया फिक्स है, न्यू फिक्स है, तो हम इंटेंसिटी कैसे ग्रेटर कर सकते हैं I1 से? तो I1 इंटेंसिटी से ग्रेटर करने के लिए जितना नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहा था I1 के लिए, I2 के लिए ये बढ़ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, तब इंटेंसिटी I2 होगा और I2 ग्रेटर हो सकता है I1 से। तो जब I2 इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो हमें करंट कुछ ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा इंसिडेंट करा रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो हमें ग्राफ कुछ ये मिल गया है। फिर सिमिलरली हम कुछ वोल्टेज अप्लाई करते हैं 0 से बड़ा, लेकिन दोनों के लिए फिक्स है वोल्टेज, तो वोल्टेज कुछ फिक्स है, तो I1 के लिए कुछ मान लीजिए ये पॉइंट मिल रहा है, I2 के लिए ये मिलेगा, फिर I2 ग्रेटर है तो ज़्यादा करंट आएगा। फिर सिमिलरली फिर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं कुछ, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2 समथिंग, तो V2 जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं दोनों के लिए, तो कुछ मान लीजिए I1 के लिए ये हमें पॉइंट मिल रहा है, तो I2 के लिए ये मिलेगा। सिमिलरली मान लीजिए हम V3 अप्लाई वोल्टेज करते हैं दोनों के लिए, तो हमें I1 इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, तो I2 के लिए यहाँ पर मिलेगा। आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो हमें फोटो करंट का ग्राफ मिल जाएगा पॉजिटिव पार्ट के लिए। यानी कि इस केस में हम देखते हैं कि I1 इंटेंसिटी का और I2 इंटेंसिटी का जब लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं तो इसके लिए सैचुरेशन फोटो करंट सेम नहीं है, ठीक, जबकि पिछले केस में सेम था। पिछले केस में क्या था, इंटेंसिटी कांस्टेंट था, फ्रिक्वेंसी चेंज किए थे। इस केस में क्या है, फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी वेरी किए हैं। सिमिलरली नेगेटिव के लिए भी वैसा ही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ वोल्टेज मान लीजिए -V' है, तो इस I1 इंटेंसिटी के लिए कुछ करंट मिल रहा है, I2 के लिए कुछ मिल रहा है, और निगेटिव में जाते हैं तो हमें I1 के लिए कुछ करंट मिल रहा है, I2 के लिए मिल रहा है, ऐसे ही और बढ़ जाते हैं तो I1 के लिए कुछ करंट मिल रहा है और I2 के लिए करंट मिल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ग्राफ के लिए सेम है। पिछले केस में क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग था। कब था, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट किए थे और फ्रिक्वेंसी वेरी किए थे। इस केस में जब इंटेंसिटी वेरी किए हैं, I1 से I2 किए हैं, जबकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है। फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होने के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। कैसे सेम है पता करते हैं। K मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन की फार्मूला क्या होता है, H न्यू माइनस फाई इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर जो मटेरियल लिए हैं जिसका एरिया A है, तो ये मटेरियल दोनों ग्राफ के लिए हम सेम लिए हैं, तो फाई तो दोनों के लिए सेम हो गया, और न्यू फ्रिक्वेंसी जो है उन दोनों ग्राफ के लिए हम कांस्टेंट किए ही हैं न्यू फ्रिक्वेंसी। तो जब न्यू भी कांस्टेंट है, फाई भी कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है ही, तो के मैक्स कांस्टेंट हो जाएगा। और हम अब के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक रिलेशन जानते हैं, E इंटू वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो के मैक्स इक्वल टू E इंटू Vs। जब के मैक्स कॉन्स्टेंट है और E कॉन्स्टेंट है ही, तो Vs भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए, मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए, यानी कि I1 इंटेंसिटी के लिए भी I2 इंटेंसिटी के लिए भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है और वर्क फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। इस रिलेशन से देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो के मैक्स जो है फ्रिक्वेंसी और फाई पर डिपेंड कर रहा है। तो जब के मैक्स कॉन्स्टेंट तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप सेकेंड और थर्ड पॉइंट अच्छे से समझ गए हैं तो फोर्थ पॉइंट अपने आप हो जाएगा। इसमें केस में हम इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं, I1 से I2 कर दे रहे हैं, और फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, न्यू1 से न्यू2 कर दे रहे हैं। तो जब फ्रिक्वेंसी चेंज हो रहा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज ही होगा। न्यू1 फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 है, और न्यू2 फ्रिक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs2 है। इंटेंसिटी I1 से I2 कर दें, I2 ग्रेटर है, I2 इज ग्रेटर देन I1। ये I2 के लिए ग्राफ है, लिखेंगे।
ये I1 है ये। तो ये था फोटो करंट कैसे फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। सारा कंक्लूजन हमें ये 4 पॉइंट से मिल जा रहा है, 1 to 4, 1 2 3 4। आई होप ये चारों पॉइंट आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। थैंक यू।